तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को पढ़ना रहता है कि नहीं। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपको जितने चीजें बताई जा रही हैं उनको देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को देख लेना है और जो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा वहां पे जो वीडियो मैंने दो अपलोड किए हुए हैं उसको देख लेना है। बस इसके अंदर ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का मेन पर्पस है आपके सीजीपीएस जीपीए को गेन करना। तो आप अपने सीजीपीएस जीपीए को गेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सीजीपीएस जीपीए को गेन करने में ही मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोल एज अ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। यानी हमें डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और यूटिलाइज करते हैं कोल के अंदर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है, कह रहा है कि कोल यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व 3 मेजर स्टेजेस। यानी जो कोल यूटिलाइजेशन है वो 3 मेजर स्टेजेस को कैरी करता है। पहला स्टेज आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो कोल होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग। यानी जो पृथ्वी होता है उसके अंदर से बाय द हेल्प ऑफ माइनिंग करके हम क्या करते हैं, जो कोल है उसको निकालते हैं, जो किसके द्वारा मेनली क्या होता है, सरफेस। जैसे ओपन कास्ट माइनिंग की बात करें तो ये यूज होता है जब कोल सिम्स आर नियर द सरफेस। यानी जब कोल आपका सरफेस के नियर हो तब हम उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, माइनिंग करके निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा माइनिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता है। और दूसरा हमारा है अंडरग्राउंड माइनिंग। यानी अंडरग्राउंड माइनिंग भी होता है जो यूज होता है फॉर द डीप लाइंग कोल सिम्स, ओके। और यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे कि रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। मान लीजिए कि ड्रिल करते हैं हम लोग ग्राउंड के अंदर, या फिर हम कहीं ना कहीं जो बड़े बड़ी जो माइनिंग प्रोसेस होती है वहां पे ब्लास्टिंग के जरिए भी उसको निकाला जाता है। एंड कोल कटिंग एंड द लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द सरफेस, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग मेथड है। दूसरा हमारा क्या है, पहला तो हमारा ये था, पहला क्या था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। दूसरा हमारा है प्रोसेसिंग ऑफ कोल। यानी कोल का प्रोसेसिंग क्या है, तो जब हम कोल को निकाल लेते हैं तो जो कोल होता है वो अंडर गोस होता है प्रोसेस करने के लिए, जब जिससे कि जो है क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो पाए। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका क्रंचिंग एंड साइजेस हो गया टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म कोल साइज। यानी एक यूनिफॉर्म कोल साइज के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। कोल वॉशिंग, यानी कोल को धोना होता है यहाँ पे, जिससे कि हम उसके इम्प्योरिटीज जैसे कि अर्थ सल्फर एंड द सॉइल जो है उससे बाहर निकाला जाता है। एंड उसके बाद होता है ग्रेडिंग, जो बेस्ट होता है किस पे, कैलिफोरिक वैल्यू पे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है कोल वो इंप्रूव करता है कंबंशन एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है पोल्यूशन को, ठीक है। तीसरा हमारा था यूटिलाइजेशन ऑफ कोल। यानी कोल का यूटिलाइजेशन, यानी पहला तो हमने निकाल लिया, प्रोसेस कर लिया, अब यूटिलाइजेशन क्या है। तो कोल जो होता है वो काफी मतलब यूज होता है अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया जो कि इलेक्ट्रिकली जनरेशन के अंदर यूज होता है। अ, उसके बाद आपका मेटोलॉजिकल जो इंडस्ट्री होता है जिसके अंदर कोक यूज होता है फॉर द आयरन स्टील। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है जिसके अंदर सीमेंट, ब्रिक, क्लिन्स आते हैं। उसके बाद आपका डोमेस्टिक फ्यूल आता है जो कि लिमिटेड यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए था। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट बी नंबर आपका कह रहा है कि हमें बताना है इम्पैक्ट, यानी व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद ईच स्टेज। यानी हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग जो आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो अलग अलग इम्पैक्ट दिए गए हैं। पहला आपका आता है इम्पैक्ट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन के दौरान कौन सा इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इससे बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचता है। सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद आपका माइन सब्सिडेंस होता है। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम द एसिड माइन ड्रेनेज एंड एयर पोल्यूशन होता है ड्यू टू द डस्ट, ओके। दूसरा हमारा है इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन सा इम्पैक्ट होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन फ्रॉम द कोल वॉशिंग इफ्लुएंट्स, ओके। यानी वाटर पोल्यूशन इससे होता है कि नहीं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कोल स्लरी वेस्ट और नॉइस पोल्यूशन होता है। एनर्जी कंजम्पशन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और इम्पैक्ट ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन, यानी यूटिलाइजेशन के दौरान कौन कौन सा इम्पैक्ट होता है। तो इमिशन इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, जिससे कि अम्लीय वर्षा, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, वो होती है। एंड पार्टिकुलेट मैटर, जिससे कि जो आपका रिस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, अलग अलग बीमारियां इससे निकल के आती हैं। उसका बाद आपका आता है फ्लाई एश जनरेशन।
थर्मल पॉल्यूशन, ये कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हैं जिससे कि ये चीजें निकल के आती है, ये बेसिकली डिसएडवांटेज है उसका। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने कह रहा है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो एनर्जी टेक्नोलॉजीज, यानी हमें कंपेयर करना हाइड्रो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसको, और हमें उसके एप्लीकेशन एडवांटेज एंड लिमिटेशन को बताना है। तो टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपका लार्ज हाइड्रो पावर हो गया जो कि लार्ज डैम के अंदर यूज होता है, रिजर्वोरियस के अंदर यूज होता है। स्मॉल हाइड्रो पावर जो कि आपका 25 एम मेगावाट उसके अंदर यूज होता है, जो कि लोकलाइज होता है। और रन ऑफ रिवर की बात करें तो मिनिमल स्टोरेज के लिए, ये पम्प्ड स्टोरेज हो जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर यूज होता है, पीक लोड मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है, इरिगेशन सपोर्ट के अंदर यूज होता है, फ्लूड कंट्रोल के अंदर यूज होता है। ठीक है, एडवांटेज इसका ये कि ये रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी होता है, इसका हाई एफिशिएंसी होता है लगभग 90%, और लॉन्ग टाइम स्पैन इसके अंदर होता है, एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये लेता है। ठीक है, लिमिटेशन इसका ये है कि ये हाई इनिशियल कॉस्ट कैरी करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इसके अंदर होता है, ये आपका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, और ये सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम भी खड़ा करता है, और डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, यानी ये भी आपके एक इसका जो लिमिटेशन है वो कह सकते हैं। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कह रहा है कि इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमें जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी है उनके रिलेशनशिप को बताना है कि एनवायरमेंट से कैसा उसके रिलेशन है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि मीटिंग द प्रेजेंट एनर्जी नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, यानी मीट करना, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट एनर्जी है उससे मीट करना बिना किसी कंप्रोमाइजिंग के फ्यूचर जनरेशन के। ठीक है, और जब हम यूज करेंगे इसको इन्वायरमेंटली सेफ एंड इकोनॉमिकली जो वेल्युएबल सोर्सेज हैं वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करें विद द डेवलपमेंट तो जो आपका इन्वायरमेंटल आता है, जैसे कि रिड्यूस होगा पोल्यूशन, कन्वर्ज नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट द क्लाइमेट चेंजेस। सोशल की बात करें तो एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल, यानी सारे लोग के लिए एनर्जी एक्सेस होगा, इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसके अंदर होगा, रोजगार बढ़ेगा। इकोनॉमिक की बात करें तो ये स्टेबल एनर्जी प्राइसेस कैरी करता है, रिड्यूस करता है ये इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस को, सपोर्ट करता है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, यानी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का रोल क्या है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कह रहा है कि जो आपका अबायोटिक एंड बायोटिक होता है, तो अबायोटिक के अंदर सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर आता है, बायोटिक के अंदर आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आता है। ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर में आपका ट्री, सर्ब्स एंड प्लांट्स आएंगे, ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, एंड ये फॉर्म होता है बाय द बेस ऑफ फूड चेन। ओके, कंज्यूमर की बात करें तो इसके अंदर हार्बीवोरस आते हैं, जैसे कि डियर, इंसेक्ट्स हो गए, कार्निवोरस जैसे टाइगर, लायन हो गया, ऑमनीवोरस जैसे ह्यूमंस हो गए। ठीक है, डिकम्पोजर की बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया एंड फंगी आते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर्स के अकॉर्डिंग, ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनटू द सॉइल। फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट भी हमें कह रहा है कि हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड मेंशन देयर consequences ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी आखिर कैसे ह्यूमन एक्टिविटी इम्प्रोव जो है इम्पैक्ट करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे, उनके consequences को हमें क्या करना है बताना है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो कैसे काम करता है, उनके सारे फंडामेंटल को हमें क्या करना है इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दिए गए हैं, आप अच्छी तरीके से इनको देखिए, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या है, आपका डिफोरेस्टेशन है, उसके बाद आपका माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, फॉरेस्ट फायर है कि नहीं, जंगलों में आग लग जाती है, आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, ये है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की जो है वो हरासमेंट होती है, लॉस होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, सॉइल इरोजन होता है, रिड्यूस कार्बन सब्सिक्वेंसेस ओके, क्लाइमेट चेंज होते हैं, और जो आपका डिस्ट्रप्शन होता है इकोसिस्टम का, सर्विसेज जस्ट लाइक वाटर रेगुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, उसके बाद आपका पोलिनेशन हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्टी की तरफ। पार्टी कह रहा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ आउट द एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एन एबायोटिक इकोसिस्टम, यानी हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, और एबायोटिक इकोसिस्टम क्या होता है। तो एनर्जी फ्लो दिया है जैसे सन, जो कि आपका फोटो प्लैंकटन होता है जो कि प्रोड्यूसर्स का काम करता है, उसके बाद आपका जो प्लैंकटन हो गया जो फिश टॉप
जो आपका प्रीडेटर्स होते हैं, एनर्जी डिक्रीज होता है एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, दैट मीन्स ऑफ 10% ऑफ द लॉ। न्यूट्रन साइक्लिंग की बात करें तो न्यूट्रन जस्ट लाइक नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस सर्कुलेट बिटवीन द वाटर ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स, एंड डिकम्पोजर जो है वो ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिज्म को एंड रिटर्न करता है न्यूट्रिएंट को टू द वाटर। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेंटेन करता है प्रोडक्टिविटी को, ये सपोर्ट करता है एक्वेटिक एंड लाइफ साइकिल लाइफ बैलेंस को, ये इंश्योर करता है इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहा है जिसके अंदर हमें मेंशन करना है इंपॉर्टेंस को, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो कंजर्वेशन करता है हमारे इंडिया के अंदर एफर्ट्स को। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंस आपके सामने बता रहा है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं वो प्रोसेस पॉजेस करते हैं इन डेंजरस नॉलेज को अबाउट द फ्लोरा फाउना एंड द सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। उसके बाद आपका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन आता है जिसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट जो होता है वो प्रिवेंट करता है ओवर द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो रिड्यूस करता है इलीगल एक्टिविटीज को, जस्ट लाइक द पॉचिंग एंड द डिफोरेस्टेशन। सक्सेसफुल कंजर्वेशन मॉडल की बात करें जैसे एग्जांपल आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जिसे हम लोग जेएफएम कहते हैं, और चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आपका लाइवलीहुड सपोर्ट आता है जिसके अंदर कंजर्वेशन लिंक्ड बिटवीन द इको टूरिज्म एंड द फॉरेस्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव द रूरल इकोनॉमिक, है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो जू वगैरह ओपन होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक रोजगार की भी चीजें होती है और टूरिज्म का एक पैलेस भी वो जो है प्लेस भी बन जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है वो ओनरशिप इंश्योर करता है कंटेन करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को। ओके, पार्टी की तरफ हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जिसके अंदर कह रहा है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को हमें बताना है और डिस्क्राइब करना है डिफरेंट हॉटस्पॉट को बायोडाइवर्सिटी को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह रहा है कि रीजन विद द एक्सपेक्टेशनली हाई स्पेसिस रिचेस एंड द इंडेमिज्म जो क्या करता है विच आर अंडर द सर्वर थ्रेट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, जिसके अंदर आपका क्राइटेरिया आता है माइजर्स, ये एटलीस्ट 1500 इंडेमिक प्लांट स्पीसीज इसके अंदर आते हैं और इसका लॉस जो है वो 70% से ज्यादा हो चुका है ऑन द ओरिजिनल हैबिटेट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें इंडिया के अंदर कौन कौन सा बायोडाइवर्सिटी है, तो इंडिया लाइज 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी 4 जो है ऐसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले हिमालयन हॉटस्पॉट आता है जो कि रिच इन द एप्लिन एंड द टेम्परेट स्पीसीज, और हाई जो आपका एंडेमिज्म आता है जो कि कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार में है, यहाँ पे इसके अंदर इसको रखा गया है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना एंड एम्फीबियंस के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद आपका वेस्टर्न घाट आता है जो वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन है, एंड हाई रेनफॉल एंड इंडेमिज्म होता है। एंड उसके बाद आपका आता है सुंडरलैंड, जिसे हम लोग निकोबार आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मैरीन एंड द टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पार्ट बी की तरफ हम मूव करना है जिसके अंदर डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट, यानी रोल क्या है इंडिया का। तो यहाँ पे की कंट्रीब्यूशन दिया गया है जैसे कि आपका मेगा डाइवर्स नेशन यानी होम टू 80% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट एरिया जस्ट लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ जो आपके सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके रिजर्व होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज की बात करें तो इसके अंदर ईबीडी, EITES एंड रामसर कन्वेंशन। कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन जो आपका प्रैक्टिस है उसकी बात करें तो इसके अंदर स्कार्ड ग्रोव्स हो गया। रिच एंड एजुकेशन की बात करें तो बोटानिकल एंड द जूलॉजिकल सर्वेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करना है जिसके अंदर कह रहा है कि डिस्क्राइब द कॉजेज इफेक्ट एंड द कंट्रोल मेजर ऑफ द एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज में कैसे हम लोग एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, क्या उसका प्रोसेसर, कैसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट रिड्यूस कर सकता है एयर पोल्यूशन को। तो यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं जैसे कि वेहिकुलर इमिशन, इंडस्ट्रियल इमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वेस्ट बर्निंग, इनको हम रोक के उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इफेक्ट क्या है, जो आपका रेस्पिरेटरी डिजीज है उससे बढ़ते हैं, जो आपका कार्डियो जो आपका वेस्कुलर प्रॉब्लम है वो होता है, स्मोक फॉर्मेशन होता है, एसिड रेन होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इससे ये रिड्यूस करता है विजिबिलिटी को, चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, है कि नहीं, धुंधला पड़ जाता है जो एरिया है वो। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो जब हम
क्लीनर फ्यूल को यूज करेंगे, सीएनजी एलपीजी, इससे कंट्रोल हो सकता है। एमिशन स्टैंडर्ड से कंट्रोल हो सकता है, ग्रिल बेल्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन से, एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस से। इस तरीके से रोल की बात करें तो जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, अवॉइड करना, वेस्ट बर्निंग को यूज करना, एनर्जी एफिशिएंट एबिलियंस को, प्लांट ट्री को एंड रिड्यूस करना, व्हीकल के यूजेस को, इस तरीके से। पार्ट बी की तरफ हम मूव करना, जिसके अंदर हम ब्रीफली एक्सप्लेन करना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिससे कि मिटिगेट कर सके एयर पोल्यूशन को इन द अर्बन एरिया। तो गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, जिसे हम लोग एक्यूआई कहते हैं। दिल्ली में आज के दौर पे एक्यूआई टर्म बहुत पॉपुलर हुआ है, आपने सुना होगा इसको। एनफोर्समेंट ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन प्लानिंग एंड द ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड सपोर्ट द रिसर्च एंड द इनोवेशन। और क्वेश्चन नंबर 7 की ए की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है इम्पैक्ट को अर्बनाइजेशन में इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट दिए गए हैं, जैसे एयर एंड द वाटर पोल्यूशन, लॉसेस ऑफ ग्रीन कवर, अर्बन हेट एंड आइसलैंड इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, नॉइज पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन, हैबिटेट डिस्टर्शन, ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर आपको पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर का आ गया तो आपको इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि ये 7 नंबर के लायक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे दे दिया है, पॉइंट दे दिया है, जिससे कि आप चीजों को थोड़ा सा लिख पाए। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी की तरफ मूव करना, जिसके अंदर हमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बतानी है, जिससे कि हम मिटिगेट कर सके इन्वायरमेंट को, इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो इसके अंदर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है, ग्रीन बिल्डिंग है, इफेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन ग्रीन स्पेसेस, रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, ये चीजें हैं। और लास्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट है, तो शॉर्ट नोट में बहुत छोटा छोटा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो इतना छोटा लिखेंगे तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा आपको 1-2 पेज का लिखना पड़ेगा, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो आपको चीजों को देखे और चीजों को समझ के उसके हिसाब से नंबर दे पाए। तो इसके अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, जिसके बारे में चीजें लिखी गई हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हाइड्रोजन एनर्जी है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा 2 वीडियो और भी हैं जो प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए हैं, उन दोनों वीडियोस को देखिएगा, उनका ड्यूरेशन लगभग आधे घंटे का है। दो वीडियो आधे आधे घंटे का है, तो उनको अगर 2x करके भी देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अच्छी तरीके से देखिए, कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।